भैया जी गैंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। जहां कल बात खत्म की थी मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा दुखी और बोझिल मन से। कारण यह था कि जब राजनीतिक गलियारे से या किसी ऐसे इदारे से जो जिसकी अपनी कोई बात है, कोई बात आती है, इदारा मतलब कोई ग्रुप या कोई सेक्शन या कोई सोसाइटी, लेकिन जब कोई आर्टिस्ट या कोई शायर या कोई कवि या पोएट या कलाकार के हिस्से से जब कोई बात आती है तो मन थोड़ा सा दुखी होता है। क्योंकि मैं ये मानता हूं और इस बात का हिमायती हूं कि कलाकार की, आर्टिस्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। वो आज़ाद होता है, आज़ाद तरीके से सोचता है। लेकिन वो क्यों बात कही गई, किस तरीके से कही गई, कभी कभी बहुत बहुत अंदर तक तोड़ देते। हमारे मित्र हैं मुनव्वर राना जी, और अच्छे मित्र हैं, और मैं उनका बड़ा अदब, और उनकी शायद ऐसा कोई किताब नहीं होगी जिसको मैंने पढ़ा ना होगा, और कोई शायद ही कोई ऐसी शायरी की किताब होगी जो मेरे बैग में ना रहती हो। और ये बात मैं बहुत संजीदगी और बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन आज पहली बार लगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, और ऐसे पीछे कहने का मकसद क्या रहा होगा। ये दिमाग में मेरे बात आई। मुनव्वर राना साहब की बात का जिक्र कर रहा हूँ, कोई राजनीतिक पार्टी या उसके रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों के बड़े ख्यालात हो सकते हैं उनके बारे में, लेकिन तबसरा उनके ऊपर नहीं है। वो सोच क्या है, उस सोच के ऊपर है। क्यों है, इस पर है। कौन लोग सोच रहे हैं, ऐसे कौन हिमायती हैं जो इस बात की बात। मैंने हमेशा इस बात की कोशिश करी और कही कि चाहे इधर हो चाहे उधर हो, कहीं भी जड़ता हो, फंडामेंटलिज्म हो, जिसे कहते हैं कट्टरवाद, जिसे कहते हैं कट्टरता, उसका जमकर विरोध होना चाहिए। आज उसी से बात शुरू करेंगे। पहले ये दोनों बातें आपके सामने हाजिर हैं, उसके बाद आगाज करते हैं। जिस तरह से वहाँ पर तालिबान के लड़ाके वहाँ की नाबालिग बच्चियों के साथ शादी कर रहे हैं, उनको जबरन अपहरण कर रहे हैं, उसके डर से लोग भाग रहे हैं, इसको कहाँ तक जायज कहा जा सकता? देखिए, अभी तक तो अभी हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है। अभी तक तो ऐसी कोई खबर तो आई नहीं है, क्योंकि अभी तो वो जंग की हालत में है। तो जंग की हालत में तो कोई शादी करता नहीं है, रेप करता है। रेप वो लोग करते नहीं है, तो शादी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है शादी। सर, जिस तरह से कब्जा करना था कर लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो आतंक वहाँ पर फैलाया जा रहा है, लाखों लोग पलायन अफगानिस्तान में कर रहे हैं उनके आतंक के कारण। कब्जा कहाँ किया, वो तो अमेरिका भाग गया ना। अमेरिका भाग गया। जब कोई भाग जाए यहाँ से, अभी इसी बिल्डिंग से 4 फ्लैट वाले भाग जाएंगे तो कोई कब्जा कर लेगा। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। माननीय मुख्यमंत्री की बात से बहुत सारे लोग पक्ष नहीं रख सकते और कह सकते हैं कि ये बात क्योंकि पॉलिटिकल इदारे से कही जा रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कही जा रही है, और या इस तरह की बात कही जा सकती है, उसको खारिज किया जा सकता है। लेकिन शायर मुनव्वर राना की तरफ से जो बात कही गई, उस पर तो बात बनती है कि आज बातचीत हो। निश्चित तौर से होगी। मित्र हैं, अदब है उनका, उनकी शायरी का अदब है, और बड़ी शायरी है उनकी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन मैं आज उसको सलाम करता हूं, उनकी शायरी को सलाम करता हूं, लेकिन बातचीत के चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं उनका नाम शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। माजिद हैदरी एक बार फिर से आज श्रीनगर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी भाई। नाजिया इलाही खान एडवोकेट हैं, कोलकाता से हमारे साथ एक बार जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद बातचीत का सिलसिला उनसे जुड़ रहा है, नाजिया से शुक्रिया। और मुजीबर रहमान साहब हमारे पैनल पे आते रहे, आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबर रहमान भाई, थैंक यू सो मच। सामने बात है, अगर आप कहें तो फिर से मैं बात कर दूं, लेकिन जंग के हालात हैं। जंग में शादी तो होती नहीं है, रेप होता है। ये अपने आप में ही बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रही कि जंग के हालात नहीं है तो रेप ही हो रहा है, शादी कहां हो रही है। और फिर आप कहते हैं कि एक कल का बयान है, कल का ट्विटर देख रहा था मैं, उसमें कहीं का बात का जिक्र था कि
शरिया अगर मानेंगे, वहां की औरतें उसके नियम कायदे कानून मानेंगे तो एक्सेप्टेबल है। अब मुझे नहीं मालूम है कि वो कौन सी शरिया, कौन सा इस्लामिक कानून है जिसको वो मान रहे हैं और क्या कह रहे हैं। इसके तमाम सारे उदाहरण हैं। मैं बीच बीच पे बातचीत करता रहूंगा। हमारे साथ शबनम दुरान का भी फोन आएगा तो मैं उनसे भी आपसे बातचीत कराऊंगा, लेकिन मैं वही नियम शुरू करता हूं। सबसे पहले माजिद हैदरी साहब 30 सेकंड आपके, फिर उसके बाद शहजाद पूनावाला, फिर नाजिया इलाही और 30 सेकंड मुजीबुर रहमान साहब के। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। माजिद हैदरी 30 सेकंड आपके। प्रतीक भाई, सबसे पहले आज 10 मुहर्रम आशूर है, तो मैं शुरुआत करूंगा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करते हुए इन दो पंक्तियों के साथ कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, सलाम या हुसैन लब्बैक या हुसैन। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये कहने का अवसर दिया, आपका इसके लिए शुक्रिया, आपके चैनल का भी इसके लिए शुक्रिया। देखिए, अब जहां तक बात है जो हमने आज फिर से तालिबान का विषय उठाया, तो मैं सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि हमारे 150 देशवासी अफगानिस्तान से वापस आए और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं आदरणीय तालिबान का कि उनने इन हमारे देशवासी भाइयों को, हिंदू भाइयों को वापस अपने घर हंसी खुशी लौटा दिया। देखिए, बात हो रही है महिलाओं पे, वहां पे जो जुल्म जबर हो रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, दीपिका पादुकोण जो हमारी बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, उनने जब पद्मावत मूवी में काम किया तो उनपे आरएसएस ने, उनकी प्रॉक्सीज ने, करनी सेना ने ऐसा हमला किया कि पिक्चर का नाम पद्मावती से पद्मावत बनाना पड़ा। तालिबान वहां पे ऐसा कुछ नहीं करते। यहां पे हमारे साथ रिया चक्रवर्ती के साथ आरएसएस की वजह से, बीजेपी की वजह से कितना उस पे जुल्म जबर हुआ वो भी हम जानते हैं। ममता बनर्जी अकेली औरत बंगाल में, उसके खिलाफ आरएसएस ने कितना हमला करने की कोशिश की वो भी हम जानते हैं कि उन्हें व्हील चेयर पर चलना पड़ा। तो हमारे जो है ना ये भाजपा वाले, बाकी ये हमें महिलाओं के अधिकार की बात ना सुनाएं। कम से कम तालिबान ऐसा नहीं करते। और इनको अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए सत्ता में आए, संपूर्ण बहुमत इनका अभी, आप लखनऊ की जबान जानते हैं, जुमा 8 दिन नहीं हुए। थोड़ा इन्हें मौका दीजिए, हमारी भारत सरकार को इनसे रिश्ता बनाने दीजिए। हम अभी से इनके खिलाफ एक जंग शुरू कर दिए, बवाल मचा दिया। हर दिन तालिबान ने सांस ले लिया, तालिबान ने सांस वापस छोड़ा, तालिबान ने कार्बन डाइऑक्साइड पिया, ऑक्सीजन छोड़ा, हर चीज को आप हंगामा बना रहे। कृपया करके ऐसा मत कीजिए, उन्हें भी जीने दीजिए, हमें भी जीने दीजिए, हम सब दोस्ती करके रहेंगे, बस इतना। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि हिंदुओं को लौटा दिया, क्यों लौटाए? लौटा दिया, आ गए, ये शब्द जो अल्फाज हैं दुख देते हैं। क्यों? वहां गए थे तो कार्य ही कर रहे थे। 22,000 करोड़ से निवेश है भारत का, और बहुत स्कूल ही बना रहे थे और बहुत सारे काम कर रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट करा रहे थे। क्यों लौटना पड़ा, किन परिस्थितियों में लौटना पड़ा, यह हम आप सब वाकिफ हैं। नहीं आना चाहिए था, क्यों लौटाए, यह दुखद है। दूसरी बात आपने कही पद्मावत वाली बात, और तीसरी बात कही आपने ममता बनर्जी वाली। शासन ममता बनर्जी का ही है आज भी, और हम सब लोग उसका इस्तकबाल करते हैं। ममता बनर्जी की ये जो सत्ता में वापसी है या जो सत्ता में वो आसीन है, वो वोट के जरिए है, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं है। इसलिए हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको डेमोक्रेसी का हम उसके आगे माथा झुकाते हैं। पद्मावती की बात आपने कही, पद्मावती पे आरएसएस इस देश में, मुल्क में शासन नहीं करता। यहां पे रूलिंग पार्टी जो है इस वक्त बीजेपी है, जो कि जीत कर आई हुई पार्टी है, उसके सांसद हैं। जिस दिन चाहेंगे, जनता चाहेगी, उसकी जगह दूसरी पार्टी होगी और उसका शासन होगा, और सत्ता का हस्तांतरण ऐसे ही होगा, गोली बारूद बंदूक की नोक पे नहीं। 30 सेकेंड्स, शहजाद पूनावाला आपके। देखिए, तालिबान के कितने हैं यार जो कौम को ऊपर रखते और देश से करते हैं, ये बनते हैं गद्दार। तालिबान खड़ा है काबुल में लेकर हथियार, और यहाँ पर टीवी पर माजिद हैदरी करते हैं पीआर। दोनों के मन में शरिया का प्यार। ये आप इनका कॉमन कनेक्शन, जो इनका कॉमन लिंकेज है, इनका समझिए, इनकी जो जिसको हम कह सकते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अब मैं आता हूं, ये मुनव्वर राना, वो आपके दोस्त हो सकते हैं प्रतीक जी, पर मैं इनको शायर नहीं कायर मानता हूं। और दोनों मुनव्वर राना और माजिद हैदरी की बातों में विडंबना देखिए। ये दोनों कहते हैं तालिबान तो बहुत अच्छा है, तालिबान बदल गया है, तालिबान इतना क्रूर नहीं है। ये नहीं, मैं तो कहूंगा वो कायर ही है और देश के गद्दार भी है, मैं दोनों कहूंगा। नहीं, अल्फाज हटाइए, ये अल्फाज हटाइए, नहीं अल्फाज हटा दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है, नहीं आप मत इसको एक्सेप्ट कीजिए, पर अगर वो कह सकते हैं कि भारत में ज्यादा क्रूरता है, तालिबान कम क्रूर है। नहीं, देखिए ऐसा है, तालिबान के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर इनको पूरा मौका मिला। ये तालिबान के स्पोक्सपर्सन को पूरा मौका मिला।
देश नहीं, ये तालिबान के नहीं है। देखिए ये गलत बात है, तालिबान के नहीं है। बोल रहा हूं तो नहीं, ये तालिबान नहीं है, उनकी एक अपनी आवाज हो रही है। देखिए ऐसा है, जो भी बात है आपको अच्छी लगे बुरी लगे सुनना तो पड़ेगा। आप मेरे देश के खिलाफ बोलो, मैं आपके खिलाफ एक शब्द ना बोल सकूं, ऐसा कैसा नियम है? ऐसा है, सुनिए अब मुझे एक बात रखने दीजिए। नहीं प्रतीक जी, मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए ये जो व्यक्ति है जो तालिबान के साथ खड़ा है और मुनव्वर राना खासकर मेरे लिए गद्दार है, कायर। नहीं, ये गलत बात, ये गलत अल्फाज है, ये गलत अल्फाज है, ये नहीं कहना चाहिए। गलत बात नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैं रोकता हूं, इसलिए रोकता हूं। नहीं, मैं रोकता हूं आपको। शहजाद पूनावाला, तालिबान पे बहस कराने का मकसद ये नहीं है कि खाई पैदा करें अपने मुल्क में। हम अपने मुल्क में खाई नहीं पैदा करना चाहता हूं मैं, ना ही अपने मुल्क में कोई तालिबानी सोच पैदा करना चाहता हूं, और ना ही यहाँ तालिबान पैदा हो सकता है। मेरी बहस का मकसद सिर्फ इतना है, मेरी बहस का मकसद इतना है कि अगर नाइंसाफी कहीं हो रही है तो उसकी आवाज यहाँ भी उठाई जानी चाहिए। और मुनव्वर राना जब पार्टीशन पे कविता लिखते हैं तो दर्द के साथ लिखते हैं, उतना ही दर्द के साथ, और जब मुझे उसका एहसास होता है तो ये शब्द तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है जो आप कह रहे हैं कि गद्दार है। ये नहीं, ये ठीक नहीं है। आप मत कीजिए इसको एक्सेप्ट, पर मुझे अपनी बात पूरी, आपको हक है बात, मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका तो दीजिए। हाँ बिल्कुल, कहिए। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। देखिए ये दोनों लोग, मुनव्वर राना और माजिद हैदरी की हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं। ये दोनों लोग आपके डिबेट में आकर क्या कह रहे थे सीएए कानून के टाइम पर, कि ये कानून बड़ा ही डिस्क्रिमिनेटरी है, मुसलमानों को भी बुलाना चाहिए दूसरे मुल्कों से। अगर भारत में तालिबान से ज्यादा क्रूरता है, यहां पर जो हालात है तालिबान से गए गुजरे हैं, तो फिर आज क्यों वकालत कर रहे हैं कि भाई सीएए कानून को बदलकर मुसलमानों को लाओ, और तब क्यों वकालत कर रहे थे? आपको तो तब से ही कहना चाहिए था कि बहुत अच्छा किया आपने वहां के मुसलमानों को सुरक्षित रखा। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये बार बार तुलना भारत से की जाती है। मुझे प्रतीक जी एक बात बताइए, भारत में कौन सा व्यक्ति है जो माजिद हैदरी के पास खड़े हो जाकर उनको कहता है बंदूक की नोक पर कि ये बोलो ये मत बोलो? माजिद हैदरी के घर में बहू बेटियां लड़कियां होंगी, उनको कौन मना करता है वो किसी भी भेष या किसी भी वेशभूषा में बाहर जाए? मुनव्वर राना को कौन मना करता है कि उनकी बेटी स्पोर्ट्स पर्सन भी है समाजवादी पार्टी की, उनको कौन रोकता है कहीं पर भी जाने की मनाही? एक सेकंड देखिए, प्रतीक जी बीच में नहीं बोलना चाहिए, प्रतीक जी बीच में ना बोले। भारत को सम्मान नहीं देंगे। भारत में और राष्ट्रीय संघ में फर्क समझता हूँ। भारत भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारत मेरा देश है, और भारतीय जनता पार्टी मेरी नहीं है। ये राष्ट्र मेरा है, लेकिन राष्ट्र स्वयंसेवक संघ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए मैं भी बीच में बोल सकता हूं, पर क्योंकि आपके शो के कुछ नियम है, मैं उन नियमों का पालन कर रहा हूं। अगर आपको नहीं करवाना है पालन, तो फिर पालन नहीं करने की प्रक्रिया मुझे भी ठीक है शहजाद, ठीक है शहजाद। मैं तालिबानी नहीं हूं मानसिकता और जहनियत से। हाँ देखिए ऐसा है, केवल मैं इतना कहना चाहता हूं, आज मैं सिर्फ एक शब्द सुनना चाहता हूं। इन्होंने भारत को कई गालियां दी, इन्होंने बार बार कहा हिंदू आतंकी, हिंदू तालिबानी, हिंदू ये हिंदू वो। हालांकि किसी हिंदू ने आतंकवाद की घटना नहीं की, पर आज जो तालिबान कर रहा है, क्या उसके लिए वो लोग इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म? क्या कोई भी इस शब्द का इस्तेमाल करेगा? और यही दिखाता है कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा करने वाले लोग हैं। आज काबुल में जो लोग एयरपोर्ट पे लटक लटक के आ रहे थे वो मुसलमान थे। वो मुसलमान किससे भाग रहे थे? वो दूसरे मुसलमानों से भाग रहे थे। फिर भी मुनव्वर राना उनको कुछ नहीं बोलते। मुनव्वर राना को भारत में ही खोट दिखता है, और ये वही लोग हैं जो खाते यहां का है पर गाते वहां का है। और इसीलिए मैं कहता हूं मुनव्वर राना कायर और गद्दार। 30 सेकंड मुजीबुर रहमान साहब आपके, उम्मीद करते हैं कोई नहीं बोलेगा बीच में। मुजीबुर रहमान साहब आप बोलिए, 30 सेकंड सर आपके। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि तालिबान जो है वो हकीकत है, और तालिबान ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर आज अपनी सरकार जो है बनाने जा रहे हैं। अगर हम हकीकत से मुंह मोड़ेंगे तो बड़ा नुकसान उठाएंगे। पहली चीज ये है कि अगर एक वक्त में देखा जाए तो अफगानिस्तान हिंदुस्तान का एक हिस्सा रहा है, और अगर अखंड भारत की जहां हम बात करते हैं उसमें हम अफगानिस्तान को भी भारत का हिस्सा दिखाते हैं। लेकिन जहां पर एक वक्त था कि हम अपना एक मेजर स्टेक उसके अंदर ले सकते थे, एक अपनी हिस्सेदारी हम अफगानिस्तान में कर सकते थे, उसमें हमारी जो भारत की सरकार है वो चुप्पी साध करके उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, और अभी भी कोई जो बचे कुछ मौके हैं उसको भी गवाया जा रहा है। और चाइना और रशिया और ईरान जैसी कंट्रीज जो है उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को फौरन एनकेज किया और आज अफगानिस्तान के ऊपर में बैठे हुए हैं। अगर मैं कहता हूँ अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर अगर हमारी भारत सरकार चाहती तो अपना अस्तित्व बना सकती थी और पाकिस्तान को दो तरफ से सैंडविच कर सकती थी, लेकिन उसके लिए कोई हमारे पास फॉरेन नीति नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो गई है मोदी सरकार इस चीज को लेकर के।
दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर अगर कहें कि हम तालिबान से चाहते क्या हैं, क्या हम तालिबान से हिंदुस्तान जंग चाहता है या फिर तालिबान के साथ बातचीत चाहता है। तालिबान अगर कंट्री चला रहे हैं, अगर हम जंग चाहते हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए, हमारी भारत सरकार का एक स्टैंड होना चाहिए कि भाई हमारा तालिबान को लेकर के स्टैंड क्या है, जो अभी तक क्लियर नहीं है। यहाँ पर बात होती है कि शहजाद पूनेवाला जैसे आदमी ये क्लियर तो नहीं करती इनकी सरकार कि भाई क्या हमारा स्टैंड है तालिबान को लेकर, या अफगानिस्तान में भारत का हिस्सेदारी क्या रहेगी आने वाले अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन यहाँ नफरत जो है वो कमने में कम नहीं छोड़ते हैं इस चीज को लेके। राइट, थैंक यू सो मच। और नाजिया इलाही 30 सेकंड आपके। वेट एंड वॉच की स्थिति पे है सरकार जी। नाजिया इलाही 30 सेकंड आपके। नाजिया इलाही जी प्रतीक जी नमस्ते। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि भाई जो सबसे पहले भैया ने अभी अपना स्टेटमेंट दिया था, तो पश्चिम बंगाल का कामदनी केस भी हम लोग भूले नहीं है, कांग्रेस के जमाने में निर्भया का भी केस हम लोग भूले नहीं है। रिया चक्रवर्ती के लिए जो आपने कहा है, तो आपने नेशनल टेलीविजन पर ड्रग्स लेने वालों का आपने सपोर्ट किया है। दीपिका पादुकोण के लिए जो आपने कहा है, तो उसमें जो मुस्लिम बादशाह का जो सिनेरियो दिखाया गया था वो भी पूरा का पूरा गलत ही दिखाया गया था, शराबी दिखाया गया था, लूज कैरेक्टर दिखाया गया था, उसमें आपकी आवाज और आपके गले से आवाज नहीं निकली थी। तालिबानी की जहां तक बात है, पश्चिम बंगाल में भी अफगानिस्तानी और तालिबानी यहाँ पर रहते हैं और सूद में पैसा चलाते हैं। अरब के लोग मुसलमान से खतरा बेइंतहा है। अरब के लोग चाइल्ड मैरिज आज भी करते हैं, पीरियड्स होने के बाद ही लड़कियों की शादी करा दी जाती है, और ये निकाहनामा में लिखा रहता है कि अगर आपको पीरियड्स, आपको माहवारी स्टार्ट हो गई है तो आपकी शादी हो सकती है। 35-35 साल के मर्द और 45-45 साल के मर्दों से मुस्लिम कंट्री में, तुर्की में, अरब में, अफगानिस्तान में तालिबान वाले लोग, ये लोग 50-50 साल के होते हैं और यहाँ पर 15 साल, 16 साल, 14 साल की लड़की से शादी होती है। आप मुझे बताएं कि ये जो रिचुअल को लेकर के चला जा रहा है, इसके अगेंस्ट में, इसके विरुद्ध में बोलना चाहिए, और जिस तरह से मुसलमान या हिंदुस्तान को सेव करने की बात करनी चाहिए, अपने भारत को सम्मान देने की बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर मनोहर राणा जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके बारे में उनको तफसील में बिल्कुल डिस्क्राइब करना चाहिए था, एक्सप्लेन करना चाहिए था कि यह वहां गलत हो रहा है। आज मुसलमानों को हिंदुस्तान में डर नहीं है जितना मुस्लिम कंट्री में डर है। आज हम यहाँ पर आराम से हिंदुस्तान में रह पाते हैं मुस्लिम लोग। आज जाकर के देखिए मुस्लिम कंट्रीज की क्या हालात हो रहे हैं। मुस्लिम कंट्रीज में मुसलमान लड़कियां खुलकर रह नहीं पाती हैं, एडुकेशन नहीं ले पाती हैं, अपने तौर पर नहीं जी पाती हैं। तो ये सारी गलतियां हैं और मैं चाहूंगी अपनी सरकार से लेकर के और जितनी भी स्टेट में सरकार हो रही है, वो ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में लाना बंद करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सेफ नहीं है। राइट नाजिया। समझ नहीं पा रही हूँ कि एक्चुअली में ये लोग जो एंटी बीजेपी है या एंटी हिंदुस्तान है, इनको चाहिए क्या? आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में खाते हैं, हिंदुस्तान में परिवार को महफूज रखने की कोशिश करते हैं, और आपको भारत को सम्मान देने में भी बुरा लगता है। डिबेट इज ओपन नाउ। डिबेट इज ओपन नाउ। माजिद हैदरी, मुजीबुर रहमान साहब और शहजाद पूनावाला, द डिबेट इज ओपन नाउ। डिबेट इज ओपन। राइट नाजिया, ऑडियो डाउन, नाजिया ऑडियो डाउन। पॉलिसी तालिबान के रिलेटेड नहीं बताई है। भारत सरकार ने अभी ये नहीं बताया तालिबान हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं या के आतंकी हैं। तो देश का लोकतंत्र मुझे इजाजत देता है कि मैं अपना पक्ष आपके सामने रखूं। मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं, वन बाय वन को समझना चाहिए। इतने समझदार आदमी है, इतने बड़े पोएट है, इतने पढ़े लिखे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि एंटी हिंदुस्तान बात नहीं चलेगी। मैडम एंटी हिंदुस्तान कैसे हो गए? मुझे आप एक बात बता दीजिए, जो नए तालिबान ने तालिबान 2.0 ने भारत के खिलाफ की, एक बात बता दीजिए कि जो गलत की मिलेनियल तालिबान ने भारत के खिलाफ, मैं बताता हूँ माजिद हैदरी, एक बात सबसे बड़ी अगेंस्ट तो यही है। एक मिनट नाजिया को कैसे सपोर्ट किया? एक माँ की गोद पूरी हो गई, एक बाप परेशान है, आज तक आधा मरा हुआ है, और आप अदालत ने उसे नहीं माना है।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे ड्रग एडिक्ट नहीं माना है, उसके खिलाफ आप एक विछंड कर रहे हैं। देश जानता है आपने क्यों किया था। बिहार के इलेक्शन के लिए आपने बंगाल की लड़की को फंसाने की कोशिश की थी। निर्भया केस भूल गए। वन बाई वन मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, सारी ऑडियो रोकता हूँ, मैं सारी ऑडियो रोकता हूँ। वन बाई वन इस डिबेट का नियम है कि एक एक करके बोलेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, जिसको भी अपनी बात कहनी है बहुत संजीदगी के साथ कहेंगे। जी ऑफ कोर्स मैं आरोप माजिद हैदरी का नाम लिया था, शहजाद पूनावाला मैं आपको चांस दे रहा हूं, लेकिन वन बाई वन कहेंगे। क्या माजिद हैदरी ने कहा कि एक बात भी अगेंस्ट नहीं बोली, लेकिन सवाल यह है कि वहां से लोग भागे क्यों, और भागे भी ऐसे नहीं, प्लेन की विंग पे चढ़ गए, क्यों भागे आखिर, क्या जरूरत थी? चार आदमियों को आपने बुलाया, स्टेडियम में गोली मार दी, महिला को गोली मार दी। सवाल यह है कि दहशत का आप माहौल बना रहे हैं। तो जो लोग यहां से वहां काम करने गए थे, वो अगर मैं अपने ही मुल्क की बात करूं तो वहां से भाग के यहां आ रहे हैं, क्यों आके? जी शहजाद पूनावाला। जी प्रतीक जी, मुझे लगता है कि आज सबसे पहले सबको समझना होगा कि भारत के रिश्ते अफगानिस्तान के मासूम लोगों के साथ है, वहां की 4 करोड़ की आबादी के साथ है, ना कि 75,000 उन जाहिलों के साथ जिन्होंने बंदूक की नोक पर सत्ता हत्या ली है। तो हमारे रिश्ते पहले भी है, आज भी है और हमेशा कायम रहेंगे अफगानिस्तान के लोगों के साथ, क्योंकि अफगान और भारत भाई भाई है। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज चारों पैनलिस्ट, प्रतीक जी मुझे लग रहा है आपने मुस्लिम बुलाए हैं, सबसे पहले तो बतौर एक भारतीय मुसलमान जी, हाँ नहीं आपने ध्यान नहीं दिया, पर प्रतीक जी मेरी बात हो जाने दीजिए प्लीज, वरना बाकी लोग फिर कूद पड़ते हैं। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बतौर एक आप जब लिंचिंग हो रही थी तो प्रतीक आपने बतौर एक हिंदू, और बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों ने क्या कहा, नॉट इन माय नेम। अच्छी बात है, हमने ये नहीं मांग की थी, पर फिर भी आपने कहा, और बहुत सारे लोगों ने मांग की थी कि नॉट इन माय नेम बोलो कि ये आपके नाम में नहीं हो रहा। आज मैं एक मुसलमान होने के नाते क्या ये उम्मीद नहीं कर सकता बाकी बैठे मुसलमान पैनलिस्ट से कि जो तालिबान कर रहे हैं क्या ये आपका इस्लाम है? पहले इसका जवाब दीजिए माजिद हैदरी। क्या जब आज उन्होंने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगले दिन उन्होंने महिला पत्रकार को हटा दिया अपने काम से, आज वो महिलाओं की फोटो पे काली पोत रहे हैं, वो कह रहे हैं महिलाओं को घर के बाहर नहीं निकलना। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अभी गोलियां चली है, वहां पर लोग इतने खौफजदा है। अरे खान अब्दुल गफार खान की परपोती ने इस चैनल पर इंटरव्यू देकर बोला है कि तालिबान मतलब हमारी बर्बादी। लोग पागल हो चुके हैं कि ये तालिबान हमारा आप क्या करेगा। आप इस्लाम के नाम पे इन चीजों को जायज ठहराते, आप तो ठहराएंगे, क्योंकि आपने 90 में जब कश्मीरी पंडितों को मारकर भगा दिया गया था तो उसको भी इस्लाम और निजाम मुस्तफा के नाम पर जायज ठहराया था। और जहां तक आना की बात, प्रतीक जी याद है वो शो आप ही का शो था कि फ्रांस में जो आतंकवादी हमला हुआ, सैमुअल को मारा गया, तो उसको भी इन्होंने जायज ठहराया इस्लाम के नाम पर। ये मैंने तो एक सवाल ही पूछा, ये इनकी मैंने तो एक सवाल पूछा, ठीक है, जिसका खंडन। राइट शहजाद पूनावाला, मैंने तो एक ही सवाल पूछा है कि कमतर मुसलमान है क्या वो? हाजरा है अगर, तो क्या कमतर मुसलमान हो गया? मेरा तो सवाल ये भी है माजिद हैदरी। देखिए प्रतीक भाई, सबसे पहले हमें अपने देश की पॉलिसी समझनी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कहीं पर, या हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहीं भी तालिबान को टेररिस्ट घोषित नहीं किया। टेररिस्ट है, तालिबान है, और उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपके कहने से नहीं चलता, मेरे कहने से नहीं। आप मेरे मुल्क, अरे आप जायज ठहरा रहे हैं क्या? और अगर जायज ठहरा रहे हैं, और अगर आप कह रहे हैं कि सरकार ने कह दिया कि वो टेररिस्ट नहीं है, तब तो फिर मान लेते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं, बहस का की, फिर बहस ही नहीं होनी चाहिए फिर तो देखिए। लेकिन अगर खून के दामन पे खून के चीटे हैं, अगर दामन पे खून की चीटे हैं, तो बहस होगी और होगी, जरूर होगी। जी प्रतीक भाई, मैं एक एक बात आपकी मानूंगा, मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, जो तालिबान 2.0 जो है, इनने भारत के खिलाफ कोई एक काम अगर किया, मुझे बताइए। मैं अभी आपके सामने सब बातों के लिए माफी बताऊंगा। एक मिसाल दे दीजिए कि जब से 4 दिन से सत्ता में आए, क्या इन्हें भारत सारी ऑडियो डाउन। राइट शहजाद पूनावाला देता हूं, प्रतीक गिनवा देता हूं। प्रतीक, ये जो तालिबान का जो 7 मेंबर का जो ये सबसे स्ट्रॉन्ग तालिबानी मेंबर जो अभी कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें एक नाम हक्कानी है। हक्कानी ने भारत के खिलाफ काबुल एम्बेसी में बॉम्बिंग करवाई है। वो पाकिस्तान का एसेट है जो तालिबान के साथ बैठा है। इसके अलावा आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो चुका है भारत के साथ। ये क्या बात कर रहे हैं? हक्कानी नहीं है क्या तालिबान के ग्रुप में? आज बताइए मुझे माजिद हैदरी, आप तो विदेश मामलों के भी एक्सपर्ट है। हक्कानी नेटवर्क पूरा चला है, काबुल में बॉम्ब ब्लास्ट हमारी एम्बेसी पे करके लोगों को मारा है।
वो शहजाद भाई, वो आरोप है, वो अदालत में साबित नहीं हुआ है अभी। वो आरोप है, हम हर एक को कह देंगे आरोप तो हमारे यहाँ सांसदों के खिलाफ भी हैं कि वो सैफरन टेरर में मुलविस थे, तो क्या हम पूरे देश को आतंकी घोषित करते हैं? देखिए, सोच के बात किया कीजिए। प्रतीक, मैंने आपको स्पेसिफिक उदाहरण दिया। इंडियन स्टेट का डिप्लोमेटिक पॉलिसी अलग। अच्छा, मैं बताता हूं, लश्कर-ए तैयबा हथियार पाकिस्तान के, आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि तालिबान ने बगैर हथियार, वो कहां से हथियार आए? किसने दिया हथियार? दुश्मन देश पाकिस्तान, दुश्मन देश पाकिस्तान, सुनिए ना, आप सुनिए, दुश्मन देश पाकिस्तान हथियार देता है, चीन मदद करता है, आप पूछते हैं कि उनको आतंकवादी देश नहीं घोषित करें? देश ने बांग्लादेश को हथियार दिए, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद कराया, ये चलता रहता है। पड़ोसी ऐसे एक दूसरे की मदद करते हैं, आप इसको मत जोड़ दीजिए आतंक के साथ। क्या नहीं, अगर आप कहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को सरेआम गोली मार देनी चाहिए और उसके बाद हम ये ना सवाल पूछे हैं आपसे, हम ये ना सवाल पूछे सरेआम पोस्टर जलाए गए, दीपिका पादुकोण को गालियां दी गई, उस पर आप क्या कहेंगे? तालिबान को सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं नेशनल टेलीविजन पर। कितने अजीब इंसान है ये कि हिंदुस्तान में खा रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। देखिए, मैं अमन का पक्ष रख रहा हूँ, मैं गांधीवादी हूँ, मैं अमन का पक्ष रख रहा हूँ। कैसे गांधीवादी हैं आप? मुझे बताइए माजिद हैदरी, माजिद हैदरी कैसे गांधीवादी हैं आप? माजिद हैदरीवादी, माजिद हैदरी, माजिद गांधीवादी हैदरी, मुझे बताइए आप कैसे गांधीवादी हैं? मुझे जस्ट एक्सप्लेन मी। गांधी तो कहता कि मीडियम भी पवित्र होना चाहिए, माध्यम भी पवित्र होना चाहिए। ये गोली बंदूक कहां से आ गई? वो तो सत्याग्रह करता है, आप कहते हैं गांधीवादी। कैसा गांधीवादी आप? देखिए, तालिबान अफगानिस्तान के स्वतंत्रता सेनानी हैं। महात्मा गांधी ने भारत को आजाद होना ये दिस इज द पॉइंट ना, ये पॉइंट है जिसमें खास तौर से एतराज है मुझे कि वो स्वतंत्रता सेनानी है। मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान हिंदुस्तान के लिए भी कुछ करे, वो ऐसा कुछ एजेंडा है क्या? मैं आ रहा हूँ शहजाद आ रहा हूँ। मुजीबुर रहमान साहब जी, मैं डिबेट खोलता हूँ। वो स्वतंत्रता सेनानी है, मैं जानना चाहता हूँ कैसे स्वतंत्रता सेनानी है, जहां पे तमाम सारे लोग अगर आंदोलन करने जाते हैं तो उनके ऊपर गोली चला देते हैं। कल जलालाबाद में जो हुआ, क्या हुआ? आप कैसे उनको जस्टिफाई करेंगे? प्लीज जस्टिफाई करिए, मुझे बताइए, लॉजिक बताइए। मैं समझना चाहता हूं इस चीज को कि आखिर उनके साथ खड़े होने में मैं क्यों नहीं खड़ा हो सकता हूं? प्रतीक त्रिवेदी, एंकर, या तमाम सारे लोग क्यों नहीं खड़े होना चाहते तालिबान के पीछे? तालिबान के पीछे खड़े हो जाना चाहिए। मुझे बताइए, लॉजिक बताइए। अगर वो गांधीवादी हैं तो मुझे बताइए, खड़े हो जाएंगे हम सारे लोग। नहीं, मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज ये मोहतरमा बोल रही हैं, अभी मैं जवाब दूंगा आपका, लेकिन मैं 1 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा। ये जो अभी मोहतरमा बोल रही थी, ये कह रही हैं कि भाई बहुत जुल्म हो रहा है मुस्लिम पर। आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए, आप थोड़ा एटिकेट सीखिए। मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, आप बोलती रहिए। आप चुप रहिए 1 मिनट। मुझे कुत्ता बिल्ली की लड़ाई नहीं लड़नी है। आप चुप रहिए 1 मिनट। चुप रहिए आप 1 मिनट। आप चुप रहिए, आपको टाइम मिला था। ये मुस्लिम मर्दों का ना, कुछ मुस्लिम मर्दों की ना मेंटालिटी है, औरत को नीचे करने की। कौन है ये? इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रही हैं आप? कुछ माइक बंद करिए। नाज़िया चाहते हैं कि मुझे बोले। नाज़िया क्यों है? इनका बिहेवियर औरतों के साथ हमेशा खराब रहा है। ये मुसलमान मर्दों का ईगो है जो हमेशा मुसलमान औरतों को दबाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसको पढ़ाते नहीं है, उसको नौकरी करने नहीं देते, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। ये आप लोगों का स्ट्रेटेजी है, ये आप लोगों का एजेंडा है। नाज़िया, मुजीबुर रहमान साहब, रोक रहा हूँ, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। मुजीबुर रहमान साहब, नाज़िया प्लीज। मैं मुजीबुर रहमान साहब, नाज़िया एडवोकेट है, कोलकाता में वकालत करती हैं, जानी मानी वकील हैं और पैनलिस्ट एज अ पैनलिस्ट आती रही है। नाज़िया से देख करके के वो प्रोफेशनल हैं। लग नहीं रहा, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन लग नहीं रहा। प्रोफेशनल मतलब है, प्रोफेशनल से मतलब क्या? मतलब ये क्या प्रोफेशन है? इनका वकालत प्रोफेशन है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एडवोकेट को एक प्रोफेशन में रहना चाहिए। नहीं, औरत से बात करने का नेशनल टेलीविजन पर पहले एक तरीका, आप पहले बोलने का, पहले आप अपनी डिग्निटी संभाले ना। पहले आप अपनी तो डिग्निटी संभाले, दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। पहले आप अपनी डिग्निटी संभालें। आप किस तरीके से चिल्ला रही है पागलों की तरह, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन किस तरह आप चिल्ला रही है फ्रस्ट्रेटेड वुमेन की तरह? किस तरह चिल्ला रही है आप? आराम से नाज़िया चिल्ला रही है आप, किस तरह चिल्ला रही है आप? लोग देख रहे हैं, अपनी तो डिग्निटी संभालें। नाज़िया प्लीज, नाज़िया
नाजिया आराम से मुजीबुर रहमान साहब को बोलने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। नाजिया आप ही जवाब देंगी, नाजिया आप ही जवाब देंगे। मुजीबुर रहमान साहब आपके ही सवाल का जवाब देना चाहते हैं। मुजीबुर रहमान साहब शुरुआत करिए जी। नाजिया प्लीज लिसन, नाजिया प्लीज लिसन, आप सुनिए नहीं तो मिस कर जाएंगी। मुजीबुर रहमान साहब बोलिए जी। इन्होंने ये कहा कि भाई मुसलमान औरतों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और हमारी पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री साहब हैं मोदी जी, वो ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा है दुनिया में, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, इसलिए हम सीए एनआरसी में सिर्फ जो है हिंदुओं को, सिखों को और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको हम ले रहे हैं। हमने ये कहा कि नहीं, आप मुसलमानों को भी लीजिए और कंट्री। अब फिर आप बोल रही हैं, आप फिर बोल रही हैं कि कौन है ये भाई, इनका तमीज। अरे नाजिया प्लीज नाजिया बराए मेहरबानी प्लीज, बराए मेहरबानी प्लीज, देख रही है भाई, बराए मेहरबानी संभालिए आप खुद, बराए मेहरबानी प्लीज नाजिया प्लीज लिसन, नाजिया प्लीज लिसन, नाजिया प्लीज लिसन, संभालिए आप, अपनी रेस्पेक्ट खुद करिए पहले। नाजिया ऑडियो डाउन, नाजिया ऑडियो डाउन, नाजिया ऑडियो डाउन। हाँ सुनिए नाजिया प्लीज लिसन, रेस्पेक्ट योरसेल्फ, नाजिया बोलिए मुजीबुर रहमान साहब बोलिए। हमारा कहना यह था कि भाई हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनको भी दी जाए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही प्रताड़ित हो रहे हों, मुसलमान भी हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, आप उनको भी बुलाइए। उसी को लेकर के हिंदुस्तान की औरतें सड़कों पर बैठी थी। मुजीबुर रहमान साहब एक जवाब, सवाल का जवाब दीजिए। मुजीबुर रहमान साहब सवाल का जवाब दीजिए। मैं तो भारत सरकार की, हम पाकिस्तान की बात, अफगानिस्तान की बात, ईरान और तुरान की बात बाद में करेंगे, हिंदुस्तान की सड़कों राइट सर, नाउ यू प्लीज लिसन मी लड़कियों को मारा है सर, आप तो एडवोकेट, सर आप तो एडवोकेट हैं सर। मुजीबुर रहमान साहब पहले सवाल का जवाब, नहीं सवाल का जवाब ले लीजिए, सवाल का जवाब ले लीजिए मुजीबुर रहमान साहब। मैं तो सरकार का शुक्रगुजार कहूंगा कि उन्होंने ये बात कही। आप ये बताइए कि अफगानिस्तान में मुसलमान जो है परेशान है, मुझे बताइए। देखिए मैंने भी ये चीज की तहकीकात करी, फिर मैंने वहाँ की वीडियोस कुछ देखी जो इंटरनेशनल मीडिया में आई, उन्होंने उसमें ये देखा है कि पब्लिक निकल के भाग रही है और गले मिल रही है तालिबानों से। उसके बाद कुछ वीडियोस आई, मैंने ऑल्ट न्यूज की भी न्यूज देखी, हिंदू वहां से क्यों भाग रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, तो हिंदू क्यों भाग रहे हैं? जो भाग रहे थे जो भाग रहे थे उनको ये था कि अब तालिबान आ गए हैं अब काबुल के अंदर, अब वो जो फैमिलीज के लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं। मुजीबुर रहमान साहब की ऑडियो डाउन, मुजीबुर रहमान साहब की ऑडियो डाउन। मुजीबुर रहमान साहब, दहशत ज्यादा बुरी है व्यक्ति से, दहशत ज्यादा बुरी होती है। तो दहशत ये है वो आए नहीं है अभी, इस्तकबाल कैसे करें उनका, वो अभी पहुंचे नहीं है दरवाजे पे, लेकिन उनकी दहशत पहले पहुंच गई है। तो ये है मानसिकता। और मुनव्वर राना जी, मैं पूरी डिबेट में खींच के बस यहीं तक आना चाहता था, बस यहीं तक आना चाहता था कि यह बात किसी के मुंह से निकले कि वो अभी दरवाजे तक पहुंचे नहीं हैं। मैं तो इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, बार बार लोग कह रहे हैं कि ये जो तालिबान 2.0 है ये बदला हुआ है। कैसे बदला हुआ है? दहशत ये है कि एक व्यक्ति भी नहीं रुकना चाहता वहां पे। माइनॉरिटीज का कह रहे हैं, वो पूरा परिवार चला आया, पूरे लोग चले आए, बोले कि मंदिर में एक आदमी रुक गया। मुल्क वो होता है जिसमें अगर सबसे ज्यादा माजिद हैदरी को अगर तकलीफ है तो माजिद हैदरी की तकलीफ के आगे प्रतीक त्रिवेदी आगे खड़े हो जाएं और कहें कि माजिद हैदरी तुम्हारे अधिकार, तुम्हारा मुल्क, तुम्हारे परिवार और सब लोग सुरक्षित रहेंगे। ये होता है मुल्क, और इसीलिए इसकी नींव में गांधी है। ये फर्क है बस। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं पैनल को सामने लाना चाहता हूं, फिर से बात शुरू करना चाहता हूं। माजिद हैदरी साहब, मुझे ऐसा नहीं है कि आपसे जब बात करता हूं, मैं मुखातिब होता हूं, जब बात कर रहा होता हूं तो कोई हमको प्रतिक्रिया नहीं देता, हमको भी प्रतिक्रिया देते हैं। और लोग कहते हैं कि प्रतीक भाई बुरा ना मानना, हमारे देश में हजारों वर्ष तक आप जैसे हिंदुओं के कारण ही ये गुलाम रहा है। माजिद हैदरी साहब सुनिएगा, उन्होंने कहा प्रतीक त्रिवेदी बुरा मत मानिएगा, हमारा देश हजारों वर्ष तक आप जैसे हिंदुओं के कारण ही गुलाम रहा है। माजिद हैदरी साहब मालूम है क्यों? इसको मैं बहुत इनाम के तौर पर अपने सर माथे रखता हूं। यह मुल्क इसलिए महान है, इस मुल्क की नींव इसलिए महान है क्योंकि इस मुल्क में आप भी हैं और हम जैसे लोग भी हैं। इसलिए यह मुल्क खूबसूरत बनता है। ये जो गुलदस्ता है इसलिए खूबसूरत है क्योंकि माजिद हैदरी भी अपनी बात खुल के कह सकते हैं, नाजिया भी अपनी बात खुल के कह सकती है और प्रतीक त्रिवेदी भी अपनी बात खुल के कह सकता है। इसलिए यह खूबसूरत है और इसलिए मैं आपको बुलाता हूं
कि आप बात सुनेंगे जब मैं तो खुल के बोलता हूं, और मैंने तो लाल चौक पे भी आपके सामने बोला कि 370 हटा दिए। इस मुल्क में आईन एक रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन एक रहेगा और झंडा एक रहेगा, दो बातें नहीं होंगी, और ये हमने तय किया है। इसलिए आप हमारे बिरादर हैं, इसलिए आप हमारे भाई हैं, और जब भाई हैं तो ये जवाब उनके लिए है जिन्होंने मेरे ऊपर सवाल किया है। तो भाई की बात तो सुनी जाएगी ना, भाई की बात सुनी जाएगी। और जब सरकार ये कहती है ये बात कि हम सब जब हैं एक साथ हैं, वो जो बात कहती है कि हम सारे मुल्क में हमारी भाईचारे की बात है, तो वो बात सुनी जानी चाहिए कि आखिर आप तालिबान के साथ जब खड़े होंगे और जब कट्टरपंथ के साथ खड़े होंगे तो इस देश में बहुत सारी नफरतों के बीच बोएंगे, इसलिए विरोध करना तालिबान का जरूरी है। जी मैं नाजिया आपके पास आऊं, उससे पहले शहजाद पूनावाला। जो बात आपने कही मैं उसे ज्यादा बेहतर ये कहूं कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, बड़े समय से इंतजार कर रहा हूं। माजिद हैदरी की बात सुन लेनी चाहिए। माजिद हैदरी की बात केवल संवाद माजिद हैदरी के साथ भाई मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा, जरूर बोल लीजिए। प्रतीक भाई आपके विचारधारा में इन मेरा सवाल एक मिनट शहजाद माजिद भाई की बात सुन लेनी चाहिए। माजिद भाई बोलिए। आप मुझे प्रतीक भाई आपकी विचारधारा को इन पंक्तियों में बताऊंगा। हाँ। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ये हमारे देश की विचारधारा रही है, इसलिए रही है कि ये एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हम अलग अलग विचारधाराओं के, देश हमारा एक है लेकिन विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, और वही विचारधारा रखने के लिए मैं आपके इस मंच पे आता हूँ। हमारी एक विचारधारा कभी नहीं होगी, हमारा एक धर्म कभी नहीं होगा, हमारी एक सोच कभी नहीं होगी, लेकिन हमारी देश के लिए एकता एक होगी। बहुत हमारा बस ये ध्यान रखिएगा, इस मुल्क में एक ही आईन है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही झंडा है, और वही उसी के आगे मेरा भी सर झुकता है, और उसी के आगे झुकना चाहिए सबका। आप झुकने से मतलब और कुछ ना निकाल लीजिएगा, नहीं तो बहुत बातें दूर तक चली जाएंगी। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं। मैं जानता था आप ये बात कहेंगे, मैं जानता था ये बात आप कहेंगे, वो जानता था, मैं माजिद जानता था, मैंने इसलिए सेंटेंस बोल दिया। सर झुकाने से मतलब आप मत समझ लीजिएगा, मेरे लिए वो माँ है, आपके लिए बात हो सकती है, लेकिन आप बस उस बात पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, झंडे पे, बात पे आप समझिएगा बात। जी बहुत लार्ज स्केल पे बात कही है मैंने, छोटे आईने से बात नहीं देखता मैं। शहजाद पूनावाला सिर्फ वक्त काट रहे हैं, मैं बोल सकता हूं क्या? मैं 25 मिनट से रुका हूं डिबेट। शहजाद पूनावाला, नाजिया ऑडियो डाउन, शहजाद पूनावाला जी शहजाद पूनावाला। प्रतीक जी, मैं आपको एक ट्वीट दिखाकर सुनाना चाहता हूं। इस ट्वीट को बीबीसी की एक बड़ी पत्रकार याल्डा हकीम ने किया है, और उसने अपने ट्वीट में लिखा है, ये दिल तोड़ने वाला वीडियो है। एक लड़की, छोटी लड़की भीख मांग रही है कि तालिबान मेरे लिए आ रहा है, मुझे बचाओ। एक बार आवाज सुन लीजिए इसकी, मुझे लगता है दर्शकों को सुननी चाहिए इसकी आवाज। ठीक है, ये कह रही है तालिबान आ रहा है, मुझे तालिबान से बचाओ। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्रतीक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। हमारे देश में एक गायक, शायर जो भी है, ये उनकी बेटी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, और हमें बड़ा गर्व है कि उनको ये हक है और अधिकार है कि वो जिस समय चाहे, जिस चैनल पर जाए, अपनी बात जाकर अपनी पार्टी की रख सकती, बीजेपी को और मोदी जी को गाली दे सकती है। इस लड़की की क्या गलती है? तुम अपनी बेटियों को शरिया में नहीं रखना चाहते, तुम वहां की बेटियों को शरिया में रखना चाहते हो और अपने आप को मुसलमान बोलते हो। मुझे एक मुल्क बता दो प्रतीक जी जहां पर शरिया है और वहां पर लोकतंत्र भी है। और जहां तक ये चाशनी वाली बात कर रहे हैं ना माजिद हैदरी, हिंदू मुस्लिम हम सब एक है, विचारधारा ये है, भारत माता, एक बार इनको बोलो वंदे मातरम बोल दे, एक बार बोलो भारत माता की जय बोल दे, बोल पाएंगे? ये वो लोग हैं जो अपने घर में शरिया नहीं लाना चाहते हैं। क्योंकि एक सेकंड नादिया जी, एक सेकंड मैं अपनी बात, भाइयों के धर्म की विचारधारा है वो, मैं आदर करता हूँ भारत माता का, क्योंकि मेरे हिंदू भाइयों की देवी है वो। ठीक है, बहस को आगे बढ़ाइए, बहस को आगे बढ़ाइए, भारत माता की जय, ठीक है, आगे बढ़ाइए बात को। शहजाद पूनावाला दहशत की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल मेरा मूल सवाल का जवाब दीजिए ना। जय मुजीब भाई आ रहा हूं, मुजीब भाई आ रहा हूं जी, मुजीब भाई रहमान साहब जवाब दीजिए जो बात कह रहे हैं वो। जी बोलिए, मुजीब रहमान साहब बोलिए। जी मैं उसी बात को शुरू करता हूं, और यहीं से ही मैं जो है शहजाद पूनावाला से भी सवाल करता हूं कि क्या उस बच्ची को अब भारत के अंदर नागरिकता दी जा सकती है? उसको शरण मिलेगी? या जो अफगानी जिन्होंने हिंदुस्तान को चूज किया था, सुनिए बात करने दीजिए, 30 सेकंड
जी हाँ 30 सेकंड हो जाने दीजिए। जी हाँ, आप रूल पढ़कर आइए। अफगानिस्तान में एक्सपेडाइट करने की प्रक्रिया सारे धर्मों के लिए की गई है भारत सरकार के द्वारा। जी मुजीबर रहमान साहब, बात सही है। पिछले 10 साल से जो अफगानी मुसलमान जिन्होंने हिंदुस्तान को चूज किया, बाकी कहीं और जाने की बजाय, पाकिस्तान के बजाय उन्होंने हिंदुस्तान को चूज किया। 10 साल से अपना उनका फ्यूचर नहीं पता क्या है, क्या उनको यहाँ पर भारत सरकार नागरिकता देगी? जी मुजीबर रहमान साहब, ये इसका जवाब है। वो सही कह रहे हैं। मैं बताऊं, वो बड़े बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, बड़े गायक हैं, उनके गाने बड़े सुपरहिट हैं। पाकिस्तान से आए तो यहाँ पर आए तो उन्होंने एक प्रक्रिया के तहत आए ना, उनको मिली ना नागरिकता। तो नागरिकता की तो एक तरीका है, वो सब जगह उसके लिए रिलीजन कोई मायने नहीं रखता, उसका एक तरीका है। कानून नहीं, अदनान सामी साहब, आप सत्य से दूर नहीं जा सकते। आप किसी जी मुजीबर रहमान साहब, मुजीबर रहमान साहब, मुजीबर रहमान साहब, नहीं कर सकते। हजारों हिंदू हैं पाकिस्तान से, हजारों हिंदू पाकिस्तान के इसी दिल्ली में पड़े रहे, उनको नागरिकता नहीं दी, नागरिकता नहीं दी। मुझे इस बात, लेकिन अदनान सामी साहब को नागरिकता मिली, मिली ना, अदनान सामी साहब को नागरिकता मिली। मुजीबर रहमान साहब, चश्मा आप भी लगाते हो, चश्मा हम भी लगाते हैं, लेकिन पता नहीं आपको क्यों नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है आपको? प्रतीक, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। मैं इसका जवाब दे सकता हूं, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ दीजिए। हाँ, अरे ये सवाल देखिए ऐसा है, सुनिए, मैं इसका जवाब दे दूंगा। अब जवाब सुनिए। जहां तक सीए की बात है, प्रतीक जी आपको भी पता है, वो तो दिसंबर 2014 तक था, पर जो ई वीजा पॉलिसी है वो अभी एमएचए ने एक्सपेडाइट कराई है सारे धर्मों के लिए, सारे धर्मों के लिए। आप गूगल कर दीजिए, आप पढ़ते नहीं है। आपका प्रॉब्लम ये है कि तालिबान को बचाने के लिए भारत को कैसे उदाहरण दिया आपको, ये आपका एजेंडा है। एक सेकंड आप सुन लीजिए ना, एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। उसमें स्पेसिफिकली रिलीजन लिखे हुए हैं। अरे भाई साहब, आपको कैसे पता मैं झूठ बोल रहा हूं? आप बात ही नहीं सुनते पहले तो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको शरिया पसंद है ना, तो मुझे एक मुल्क बता दीजिए जहां पे शरिया और लोकतंत्र दोनों हैं। आपको क्या चाहिए भारत में, लोकतंत्र या शरिया? दूसरी बात मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आपकी बेटी के लिए तो सारे अधिकार होने चाहिए, पर वहां पर तालिबान जो कर रहा है उसको आप जायज ठहराते हैं? क्या आप एक बतौर एक मुसलमान, आपको दर्द नहीं होता कि वो मुसलमान हो के नाम पर ये सारी चीजें कर रहे हैं? आपको दर्द नहीं होता? आप मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं अभी तक, शहजाद पूनेवाला। तुमने दिया जवाब, भाई साहब। आज भारत नहीं, आज सवाल के कटघरे में जवाब दिया। तालिबान से सवाल पूछिए। अगर आप में कोई इंसानियत बची हो तो तालिबान से सवाल पूछिए। 10 साल से रह रहे हैं मुसलमान अफगानी, क्या उनको भारत की नागरिकता मिलेगी? 10 साल से यहाँ रहने के बावजूद भी क्या आप तो कह रहे हैं कि भारत में? मैंने तो सवाल पूछा था आपसे, मैंने सवाल पूछा था आपसे कि मुझे ये बताइए क्या कि अफगानिस्तान में मुसलमान, अफगानिस्तान में क्या उनकी जो है जॉब उनको मिल पा रही है? उनके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ भीख मांगने की नौबत पे वो लोग रह रहे हैं। तो ये चाहिए ना, दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? या तो आप तालिबान को, नहीं, आप तालिबान को तो लड़का कह रहे हैं, उनको वक्त देने की बात कह रहे हैं, फिर कहते हैं कि वहां का जो मुसलमान है उसको यहाँ जगह मिलेगी। तो ये तो एक ही चीज मानिए ना, ये तो कही है तालिबान गलत है और फिर यहाँ पे बात हो। लोग हमारे हैं, वहाँ जुल्म हो रहा है, तो बताइए ना फिर उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं कि तालिबान गलत है, वो कहेंगे नहीं कि तालिबान गलत है। अपनी बात सुनिए, तो फिर आप क्या कर रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए? ये बताइए, वहाँ के लोगों के लिए कर क्या रहे हैं? मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं जनाब, कर क्या रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए? ये बताइए ना। आप तो ऐसी बात कह रहे हैं, बहुत डोमिनेटेड होते हैं कुछ मुसलमान देखिए, मुंह में दही जमा के बैठे हैं। लैंग्वेज देखिए सिर्फ इनका। अरे किस मुल्क की बात कर रहे हैं आप? अरे तालिबान को सपोर्ट करना है ना, तो तालिबान चले जाओ ना, जाकर सपोर्ट करो। मैं रोकता हूँ, मैं रोकता हूँ, मैं सबको रोकता हूँ। मुजीबर रहमान साहब, ठंडा पानी मुझे नाजिया इलाही ठंडा पानी पीजिए, ऑडियो डाउन। नाजिया इलाही, मैं मुजीबर रहमान साहब, आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं? इसी मुल्क में जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा आपका मुल्क है, इसमें क्या रोहिंग्यास, हाँ क्या रोहिंग्यास आपको दिखाई नहीं दिए? क्या उनके ऊपर अत्याचार हो? तो इस देश में रहते नहीं रहे वो, या उनको शरण नहीं दी गई? किस तरह रह रहे हैं वो देखा जाए। अब आए रास्ते पे। क्या वो यहाँ नहीं रहते रहे मुजीबर रहमान? वो यहाँ नहीं रहते रहे और उनके पास कार्ड नहीं रहे, ऑथेंटिक कार्ड नहीं रहे। क्या बात कर रहे हैं मुजीबर रहमान साहब? अभी तो आप कह रहे थे कि वहां से यहाँ के पाकिस्तान, मुजीबर रहमान अभी आप कह रहे थे कौन मुसलमान आता है। अभी जब मैंने आपको उदाहरण दिया तो कैसे रह रहे हैं?
अरे तो आपको कभी दिखाई दिया कि हमारे तमाम सारे लोग कैसे रह रहे हैं, कि झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, कैसे लोग गुजर बसर कर रहे हैं इस मुल्क में? मुजीबर रहमान साहब, तर्क तक रहना चाहिए, कुतर्क तक नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या हमारे यहाँ सबके बराबरी के हिसाब से रह रहे हैं क्या? बहुत सारे लोग गली कूचों में भी रह रहे हैं, लेकिन रोहिंग्यास को स्टेटस हासिल है और वो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको बराबर के स्टेटस हासिल है। भाषण होते हैं उनके खिलाफ, नफरती भाषण होते हैं, अब आप तो ये तो बार-बार आग लगाई जाती है। फिर तो आप मुजीबर रहमान साहब या तो आप तर्क नहीं जानते हैं, या तो आप तर्क नहीं जानते हैं। जब अगर तर्क दे दिया तो आप परेशान हो जाते हैं। जी, शहजाद पूनावाला नहीं फेंक सकते प्रतीक जी, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, प्रतीक जी पर अगर लगातार बोलते रहेंगे तो डिबेट में किसी को कोई बात समझेगी नहीं। सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुन लीजिए। प्रतीक जी, कितनी विडंबना वाली बात है। कम से कम आज अगर ये कहते हैं कि जो अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर है उनको नागरिकता दे दीजिए, ये इनका अगर तर्क है, तो उनको तो पहले कहना चाहिए कि मुनव्वर राना बिल्कुल झूठे हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ पर तालिबान से बुरा हाल है। तो पहले ये मान लीजिए कि यहाँ पर हाल जो है उसकी तुलना तालिबान वाले हाल से की नहीं जा सकती। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि जो आपको इतना रोहिंग्याओं के लिए इतना दर्द होता है, बाकी मुसलमानों के लिए, बाकी 53 मुसलमान देश है, अफगानिस्तान के मुसलमानों को सर बीच बीच में अगर आप हर बात पे टोकेंगे तो फिर कैसे डिबेट होगी? प्रतीक जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं, मुझे अपनी बात का तर्क तो देने दीजिए। अगर नहीं करनी आपको तो प्रतीक जी, मुझे अपनी बात अगर प्रतीक जी अगर ऐसी डिबेट ठीक है तो प्रतीक जी मैं आराम से शहजाद भाई को बोलने दीजिए, शहजाद भाई को बोलने दीजिए। तर्कों पे बात करते हैं ना सर जी। वन भाई मुजीबर रहमान की, आप सवाल कीजिए पर अपने समय में कीजिए। अरे वकील हो, वकील की तरह पेश भी आओ ना, कभी वकील की तरह पेश भी आओ। जब आपका समय आएगा तब बोलो कि डिफेंस के समय पर प्रोसिक्यूशन बोल पड़ेगा। अब सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं आपसे कि अफगानिस्तान मुसलमान के पास 53 देश है, फिर भी मुजीबुर रहमान को पता है कि हिंदू बाहुल भारत इन अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इसीलिए वो ये नहीं कह रहे कि सऊदी अरेबिया भिजवा दो, इराक भिजवा दो, सीरिया भिजवा दो। वो कह रहे प्रतीक और शहजाद के मुल्क अफगानिस्तान के मुसलमानों को प्रतीक और शहजाद के मुल्क में बुलवा लो। मैं तो स्वागत करता हूं। तो इससे तो मुनव्वर राना आज शायर नहीं कायर पर साबित हो गए। पर अरे यार, इसको बीमारी किस बात की है? इसको किस बात की बीमारी है? भारत का अच्छा बोल रहा हूं, इसको बीमारी है। मैं बुलाना चाहता हूं हिंदुस्तान, मैं बुलाना चाहता हूं उनको हिंदुस्तान। मेरा भी उतना ही मुल्क है शहजाद। अरे तो तुम सुरक्षित है, तुम्हारे अफगानिस्तान के भाई सुरक्षित कानून ठीक है ना मुनव्वर रहमान साहब, सॉरी मुजीबुर रहमान साहब, कानून तो फिर ठीक है ना, दुरुस्त है ना, फिर तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप तो बुलाना चाहते हैं, अब तो चलिए कम से कम आपने कहा बुलाना चाहते हैं तो कम से कम भारत सरकार को भी अब चीजें जोड़ लेनी चाहिए। कह रहे हैं बुलाना चाहते हैं, ये बुलाना चाहते हैं जी। बोलिए। पर एक लास्ट पॉइंट जी, कभी भी आपने इस व्यक्ति के मुंह से या माजिद हैदरी के मुंह से यह सुना है कि पाकिस्तान के हिंदुओं को यहां पर बुलाना चाहिए, अफगानिस्तान के हिंदू सिखों को बुलाना चाहिए, जिसमें सीए का प्रावधान था? अरे 8 साल के बच्चे पर ईश निंदा का कानून लगा दिया गया, वो उसकी वकालत नहीं करते। और ये बताता है, देखिए फिर से बोल पड़े, ये इनको क्या बीमारी है भाई? तालिबान के स्पोक्सपर्सन को बोला गया है कि लगातार बोलते रहो। इनकी बीमारी यह है कि ये कौम को कंट्री के ऊपर रखते हैं, ये शरिया को संविधान और इस्लाम को इंडिया के ऊपर रखते हैं, और इसीलिए ये इंसानियत के तौर पर नहीं केवल मुसलमान के तौर पर सोचते हैं। अब बोलिए। मैं आपको आज एक बात कहता हूं, मैं आज एक बात एक पैनल से कहता हूं, कि यहां से कहता हूं, बहुत साफगोई के साथ कहता हूं, और बहुत साफगोई के साथ, मैं ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन, बहुत साफगोई के साथ एक बात कहता हूं। कभी कभी कोई चीज कुछ देर में समझ में आती है या कुछ देर से निकल के आती है। सबका साथ, सबका विश्वास जो बात है समझ में आई है, और इसको समझना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये भी वही नींव से निकली हुई बात है कि सबको साथ लेके चलने की जो मादा है, सरकार ने कही है, बात सरकार ने कही है, ठीक है, लेकिन ये बात बहुत पते की है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि यह मुल्क खूबसूरत हो जाता है। सबका साथ, सबका विश्वास, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।